पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पार्ट सेकंड में हमें देखना है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दो चीजें हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहली जो बात हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर? अब मॉलिक्यूलरिटी कैसे पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी के लिए क्या बेसिक है, तो मॉलिक्यूलरिटी के लिए जो पहली चीज हमें सीखना है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यदि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप समझ में आता है तो हमें मॉलिक्यूलरिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? सबसे पहले मैं आपको कोई केमिकल रिएक्शन बताता हूं। जैसे मान लीजिए केमिकल रिएक्शन मैंने ली, A gives B। क्लियर? A से D का फॉर्मेशन हो रहा है और A से D के फॉर्मेशन के टू डिफरेंट पाथ हैं, दो अलग अलग तरीके से ये हो सकता है। पहले तरीके में क्या हो रहा है, A से D का फॉर्मेशन हो रहा है 60 मिनट्स में। क्लियर? A से D 60 मिनट्स में बना हुआ है ना। जब हमने इसका मैकेनिज्म स्टडी करने की कोशिश करी तो हमें पता पड़ा कि A जो है वो फर्स्ट B में कन्वर्ट होता है, B C में कन्वर्ट होता है और C का में कन्वर्ट होता है D में। यानी ये जो A से D का फॉर्मेशन है, A से D के फॉर्मेशन का एक पाथ ये है, A फर्स्ट कन्वर्ट इनटू B, B इनटू C एंड C इनटू D। मान लीजिए A से B बना हुआ है 30 मिनट्स में, B से C का फॉर्मेशन हुआ है 20 मिनट्स में और C से D का फॉर्मेशन हुआ है 10 मिनट्स में। ऐसे करके टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया आपके पास, 60 मिनट्स हो गया है, ठीक है। ये रिएक्शन है। अब ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगी। मतलब यदि मुझे इस रिएक्शन का रेट मेजर करना है तो रेट में A गिव्स B से मेजर करूंगा या B गिव्स C से मेजर करूंगा या C गिव्स D से मेजर करूंगा। ये तो तीन रिएक्शन मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं द रेट ऑलवेज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप। फिर से सुनिए, the rate always determined by slowest step and the slowest step of multi-step chemical reaction is known as what? Rate determining step। तो इस एग्जाम्पल में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? इस एग्जाम्पल में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है A gives B। क्यों? क्योंकि उसमें कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहा है, ठीक है ना। इसमें मात्र 20 मिनट लग रहे हैं, इसमें मात्र 10 मिनट्स लग रहे हैं। तो सबसे स्लो कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो रेट इस स्टेप से मेजर की जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक। दिखने में छोटा सा है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो आप कहेंगे द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ एनी मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है बात, ठीक। चलिए, अब यदि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप समझ में आता है तो हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो मॉलिक्यूलरिटी के बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन में देता हूं आपको, उसे समझने की कोशिश करिए। मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलरिटी मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर से सुनिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप known as what, molecularity। क्लियर है बात, ठीक। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई किसकी, मॉलिक्यूलरिटी की। और क्या डेफिनेशन हो सकती है? मान लीजिए कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है।
एलिमेंट्री रिएक्शन से मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन यदि कोई है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन यदि कोई है तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उनका नंबर क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलैरिटी कहलाता है। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन आल्सो नोन एज व्हाट, मॉलिक्यूलैरिटी। क्लियर, ठीक। अब याद रखिएगा मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर वैल्यू, ठीक। इसका कभी भी केमिस्ट्री का होल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, इसका कभी भी जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलैरिटी जीरो हो सकती है क्या, सवाल ही नहीं उठता। मॉलिक्यूलैरिटी क्यों नहीं हो सकती जीरो, मॉलिक्यूलैरिटी जीरो इसलिए नहीं हो सकती है कि जीरो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या हुआ, जीरो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब कि कोई मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ठीक। क्या फ्रैक्शनल हो सकती है मॉलिक्यूलैरिटी, ऐसे हो सकती है क्या, हाफ या 3/2 ऐसी कुछ हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है ना। वो हम लिख जरूर देते हैं, कैसा लिख देते हैं, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ठीक। तो ये एक रिएक्शन लिखने का तरीका है, ये स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने लगा दिए बैलेंस करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं कि हाइड्रोजन आधे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले, ठीक है, ऑक्सीजन के आधे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर ले और वाटर बना दे, ठीक है ना। वो बैलेंसिंग का तरीका है, वो मोल्स का एक अलग कंसेप्ट है, ठीक। ये मॉलिक्यूलैरिटी में ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलैरिटी ना कभी जीरो हो सकती है और ना ही मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शनल हो सकती है। क्लियर है बात, ठीक। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलैरिटी से रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसे हम जनरली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से डिटरमाइन कर लिया करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मैंने लिखा PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ठीक है ना, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ये हो गई आपके सामने एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। या मैंने लिख दिया N2O5 गिव्स N2O4 प्लस हाफ O2, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई आपके सामने। बाईमॉलिक्यूलर में मैंने आपसे बोल दिया H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है ना, या 2NOCl या NO प्लस 2NOCl गिव्स NO प्लस Cl2, ये कैसी रिएक्शन हो गई, यहां पर बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई, ठीक। तो इसमें सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता दिख रहा है, यहां भी सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता दिख रहा है मुझे, यानी ये कैसी हो गई है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो गई हैं, ठीक। इनके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं, यानी ये कैसी हो गई हैं, यहां पर बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो गई हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं, NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। अब कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते दिख रहे हैं, 3, तो हम कह देंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा ऐसा लिख दिया जाए तो मान लीजिए मैंने लिखा है 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी दिख रही है, 6 और 6 12 है, 12 मॉलिक्यूलरिटी, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा था देख करके कि यार सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई थी, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई थी, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे तो मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई, यहाँ 12 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे तो मॉलिक्यूलरिटी 4 हो जाना चाहिए ना। या फिर एक रिएक्शन मैंने आपको दे दी 4 KClO3 गिव्स 3 KClO4, ठीक है ना, प्लस KCl, ऐसी कोई एक रिएक्शन मान लीजिए मैंने आपको दे दी है, ठीक है। बैलेंस है रिएक्शन, बैलेंस है रिएक्शन, है ना। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी हमें कितनी नजर आ रही है, 4, सही है क्या, गलत बात है। ये क्या गड़बड़ हो रही है, पहले इसे समझिए कि जब तक आप यूनिमॉलिक्यूलर या बाईमॉलिक्यूलर या ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करते हैं वहां तक तो ठीक है, बट मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3,
ठीक, इवन 3 भी कभी कभी, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 आर वेरी वेरी रेयर और नॉट पॉसिबल। ध्यान से सुनिए, मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 आर वेरी वेरी रेयर और नॉट पॉसिबल। अब ऐसा क्यों? तो पहली डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई मॉलिक्यूलरिटी की, उसे सुनिए। फर्स्ट डेफिनेशन थी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज मॉलिक्यूलरिटी। सेकंड डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। एक और डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल which undergo simultaneous collision। ठीक, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which undergo simultaneous collision during chemical reaction is known as what? Is known as molecularity। ठीक, तो कैसा होना चाहिए? साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए, एक साथ आकर के टकरा जाएं, और एक साथ आकर के जो टकराते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उनके नंबर्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। क्लियर है बात? अब सुनो, एक एग्जांपल सोच करके देखो। वैसे थोड़ा अच्छा एग्जांपल नहीं है, लेकिन समझने के हिसाब से ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। हमने 50 बार सुना हुआ है कि दो बाइक आकर के आमने सामने टकरा गई, या फिर एक बाइक आई एक ट्रक से टकरा गई, या दो ट्रक आमने सामने आपस में टकरा गए, दो कार आपस में, कार और ट्रक आपस में टकरा गए। 50 बार ऐसी न्यूज़ सुनी हुई हैं, या फिर हम इसे देखते रहते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। सही है ना? ठीक, मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा गए। मैक्सिमम टाइम्स हमने ऐसा पढ़ा हुआ है ना, कि कोलिजन हो गया, हेड ऑन कोलिजन हो गया गाड़ियों का आपस में। अच्छा, बहुत कम हमने सुना हुआ होगा कि दो गाड़ियां ऐसे आई टकराई और उसी समय तीसरी एक और आकर के उनसे ऐसी टकरा गई। सुना है? ठीक, बहुत कम सुना होगा, पढ़ने में जरूर आया होगा कि एक साथ 3 गाड़ियां टकरा गई, है ना, या फिर 2 बाइक ऐसी आ रही, फिर यहीं से कोई पैदल दौड़ता हुआ आ गया, वो भी घुस गया, हम भी टकराएंगे, है ना, तो 3 टकरा गए आपस में। चलो यहां तक भी मान सकते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कितनी बार आपने ऐसा सुना है या न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ है कि 2 बाइक ऐसी टकरा रही थी या 2 कार ऐसी टकरा रही थी, उसी समय एक कार यहां से आ गई और उसी समय एक कार और यहां से आ गई, या ऊपर से कुछ आकर के गिर गया उनके ऊपर, है ना? कितनी बार सुना हुआ है? बहुत बहुत रेयर है कि हमने ऐसा कभी सुना हुआ हो कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का साइमल्टेनियस कोलिजन हुआ हो। क्लियर? तो मैक्सिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है? 3 होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी समझ में आया क्या है? ठीक, कुछ भी नहीं है। देखिए, ये जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में 2 चीजें होती, एक होता है मॉलिक्यूलरिटी, दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, स्टेट बोर्ड नाम आपने सुना हुआ होगा। तो स्टेट बोर्ड के अंदर पिछले 50 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आता रहता है, और वो होता है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और सीबीएसई बोर्ड की जब आप बात करते हैं, या कुछ हायर लेवल के एग्जाम्स की जब आप बात करते हैं, तो फिर 50 वैरायटी बना करती हैं भाई। ठीक है ना? तो ये जो मैं पॉइंट्स आपको बोल बोल करके बता रहा था कि मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर वैल्यू, जीरो वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शनल वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी 3 और मोर देन 3 आर वेरी रेयर और नॉट पॉसिबल, ये सब पॉइंट्स आपको काम आएंगे जब आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बात? ठीक, तो मॉलिक्यूलरिटी तो इतना ही है भाई, बस इससे ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं है। ठीक है ना? मॉलिक्यूलरिटी में आपको इतना ही याद रखना है। अब वो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको कुछ स्पेशल पॉइंट बताऊंगा 4th पार्ट में। ठीक है ना? लेकिन इस पार्ट में हम 2 बातें पढ़ने जा रहे थे, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें से एक बात हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए अब सेकंड कंसेप्ट हम यहां डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और वो दूसरी बात होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे मॉलिक्यूलरिटी पढ़ने से पहले मैंने आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताया हुआ है, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले हम एक चीज सीखनी पड़ेगी, और उसका नाम है रेट लॉ इक्वेशन।
क्या सीखना पड़ेगा आपको? रेट लॉ इक्वेशन सीखना पड़ेगा। अब ये रेट लॉ इक्वेशन होता क्या है? ठीक, बहुत ध्यान से सीखिएगा। पहले ही मैं आपको बता दूं, हम एक टिपिकल पार्ट में एंटर करने जा रहे हैं और उसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, करीब 4 से 5 घंटे तक ये पोर्शन आपका चलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, बहुत बड़ा पार्ट है और इसी पार्ट में से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं रेट लॉ इक्वेशन। ये रेट लॉ इक्वेशन होती क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक, एक रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी, A प्लस बी गिव सी या A प्लस बी रिवर्सेबल सी, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जब मैंने इसका रेट लिखा तो मैंने लिखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू बी। इतना आता है या नहीं आता है? 11th की कॉपी खोल लीजिए अपनी, पढ़ते पढ़ते उसके अंदर इक्विलिब्रियम यूनिट निकाल लीजिए और इक्विलिब्रियम यूनिट के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन देखिए। ठीक, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, ये बात हमने पढ़ी हुई है। अब क्या करें, यदि इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिखता, ए बी बी गिव सी या सी प्लस डी जो भी है, तो अब मैं क्या कहता, मैं कहता रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर ए एंड बी टू दी पावर बी। बोलो हाँ। ठीक, मैं क्या लिखता, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर ए एंड बी टू दी पावर बी। ये भी क्या लिखा हुआ है मैंने, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा हुआ है, लिखा हुआ। अब क्या हुआ कि गुल्डबर्ग और वाघे ने ये रिप्रेजेंट तो कर दिया लॉ ऑफ मास एक्शन, और उसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी जो हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है या नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और उसी की उन्होंने क्या कर दी, पावर लगा दी। ठीक है ना, जैसे कि इक्वेशन में ऐसा लिखता 2NH3 gives N2 plus 3H2। तो इस इक्वेशन का यदि मुझे रेट लिखना चाहिए तो मुझे लिखना चाहिए रेट इज प्रोपोर्शनल टू NH3 टू दी पावर 2। हाँ या ना? ठीक, लेकिन क्या हुआ, जब आगे एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये पता पड़ा, ये प्रूफ हुआ कि ये जो पावर हैं, ध्यान से सुनना बात को, ये जो पावर है ये हमेशा इसके सिमिलर नहीं होती। मतलब जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है ये पावर हमेशा उसके सिमिलर नहीं होती। यानी जरूरी नहीं है कि कैपिटल ए के ऊपर स्मॉल ए की ही पावर आए। ठीक, क्यों? क्योंकि वो उसमें नंबर से मल्टीप्लाई था स्मॉल ए, तो हम स्मॉल ए की पावर लगा देते हैं। कैपिटल बी पे हम किसकी पावर लगा देते हैं, स्मॉल बी की। ठीक है ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये पावर हमेशा और हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मोल्स के सिमिलर हों। कौन बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना, कौन बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये पावर हमेशा और हमेशा क्या हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के सिमिलर हो। ये अलग भी हो सकती हैं। तो अलग भी हो सकती हैं तो फिर क्या करा जाए, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर एक्स एंड बी टू दी पावर वाई। ठीक है ना, या अल्फा एंड बीटा। ठीक, कुछ भी ले सकते हैं आप, ए टू दी पावर एक्स एंड बी टू दी पावर वाई। एक्स मे बी सिमिलर टू ए और नॉट सिमिलर, या मे बी इक्वल टू ए और नॉट इक्वल टू। ऐसे ही y मे बी इक्वल टू b और नॉट इक्वल टू। ठीक, यानी x जो आपने पावर लगाई है वो स्मॉल a के सिमिलर हो भी सकती है और नहीं भी। y जो आपने पावर लगाई है वो स्मॉल b के सिमिलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये x और y पावर आई कहां से, है ना? तो मैं क्या बोल रहा था, जिन्होंने ध्यान से सुना हुआ, ये x और y जो पावर्स हैं ये पावर्स एक्चुअली आया करती हैं एक्सपेरिमेंट से।
कहां से आती है ये पावर? एक्सपेरिमेंट से आती हैं। और जब हम इस इक्वेशन को x और y के फॉर्म में शो करते हैं तो हम इसे कहा करते हैं रेट लॉ इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं? रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। इस रेट को हम माइनस dx बाई dt के फॉर्म में शो कर सकते हैं, पहले से पढ़ाते चले आ रहा हूं। ठीक, x यहां कंसंट्रेशन हो गया, t टाइम हो गया, d बाई डी आप कर रहे हैं मतलब चेंज हो गया, यहां पर माइनस लगा हुआ है मतलब किसके फॉर्म में शो कर रहे हैं? रिएक्टेंट के फॉर्म में शो कर रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा k, तो माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू k a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। आई या नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? ठीक, तो ये होता है रेट लॉ इक्वेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ इक्वेशन? ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ इक्वेशन? लॉ ऑफ मास एक्शन में कंसंट्रेशन टर्म्स पे जो पावर लगाई जाती हैं, ध्यान से सुनना और लिख लेना चाहो तो इस बात को, कि लॉ ऑफ मास एक्शन में कंसंट्रेशन टर्म्स पे जो पावर लगाई जाती हैं वो पावर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मोल्स होते हैं। क्या होते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मोल्स होते हैं। लेकिन रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स पे जो पावर लगाई जाती हैं वो पावर एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती हैं। कहां से निकाली जाती हैं? एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती हैं। और रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स पे लगी हुई पावर का सम ही, रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स पर लगी हुई पावर का सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है एंड डिटरमाइंड बाय स्मॉल n। ठीक, तो ये एक इक्वेशन दी हुई थी, इस इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? x प्लस वाई है। आई या नहीं आई बात समझ में? पर्टिकुलर ए रिएक्टेंट की यदि बात करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है? x। पर्टिकुलर बी रिएक्टेंट की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है? y। और ओवरऑल रिएक्शन की यदि आप बात करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या है? x प्लस वाई है। क्लियर है बात? तो फिर से एक बात बोल देते हैं कि ऑर्डर हमेशा और हमेशा एक्सपेरिमेंट्स से कैलकुलेट किया जाता है। अब वो कैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? सही बात तो यह है कि यदि हम बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो पहले आपको ऑर्डर सीखना है। तो ऑर्डर कुछ लोग तो सीख गए कि यार रेट लॉ इक्वेशन में कहीं से पावर आ जाती है। कहां से आ जाती है? कोई एक्सपेरिमेंट से पावर आ जाती है। ठीक, और उन पावर्स का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। समझ रहे बात को? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मॉलिक्यूलरिटी ना जीरो हो सकती थी ना फ्रैक्शनल हो सकती थी। और ऑर्डर हमेशा और हमेशा कैसे निकाले जाते हैं? एक्सपेरिमेंट से निकाले जाते हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना? अब सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या कि दो बातों का यदि हमें यहां आंसर ढूंढना है, पहली बात यह है कि ये ऑर्डर आ कहां से रहे हैं, वो कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक, वो कौन सी प्रोसेस, वो कौन सी मेथड्स हैं जिनसे ऑर्डर निकाले जाते हैं। ठीक है ना? तो मैं एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं जिससे दोबारा से आप कभी ना पूछें कि ये कहां से आया। ठीक है ना? क्योंकि होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चों का यही कंफ्यूजन बना रहता है। इवन 12th का एग्जाम देने के बाद भी यही कंफ्यूजन बना रहता है कि यार वो आया कहां से था, समझ में नहीं आता। पास हो जाते हैं 12th फिर भी। ठीक है ना? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, संभालना जरा। H2 plus I2 gives 2HI। सेकेंड एग्जांपल लिखा है H2 plus Br2 gives 2HBr। पढ़ने में नहीं आ रहा है तो सुन सुन के पढ़ो। ठीक, कानों से देखो। H2 plus Cl2 gives 2HCl, ऐसा लिखा हुआ है। अब H2 plus I2 gives 2HI मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इसका मैंने रेट लॉ इक्वेशन रिप्रेजेंट करा। क्या रिप्रेजेंट करा? रेट लॉ इक्वेशन। तो उसमें रेट को हमेशा कैसे बताऊंगा? माइनस dx बाई dt। ठीक है, पार्ट 1 के वीडियोस देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा dx बाई dt क्या होता है।
माइनस क्या होता है ना, तो माइनस dx/dt इज इक्वल टू k h2 इंटू I2, यानी h2 टू दी पावर 1 और I2 टू दी पावर 1 लिख दिया। यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन आना था बिल्कुल वैसा का वैसा कौन आया है, रेट लॉ इक्वेशन आया है। अब सेम इक्वेशन करवाई, यहां हेलोजन कौन था, आयोडीन, उसकी जगह हेलोजन कौन ले लिया है मैंने, ब्रोमीन। यदि ब्रोमीन हेलोजन ले लिया और इसके लिए मैंने रेट लिखने की कोशिश करी तो माइनस dx/dt इज इक्वल टू k h2 टू दी पावर 1 एंड Br2 टू दी पावर 1/2। H2 टू दी पावर 1 और Br2 टू दी पावर कितना हो गया, 1/2। अच्छा छोड़ो, अब मैंने अगला हेलोजन क्या ले लिया, यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन ले लिया। जब इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखा तो माइनस dx/dt इज इक्वल टू k H2 टू दी पावर कितना, 0 एंड Cl2 टू दी पावर 0। और इसी के साथ ज्यादातर बच्चों के दोनों हाथ बालों पे पहुंच चुके होंगे, ठीक, और बहुत जम से इच्छा हो रही होगी कि नोच डालो सबको। क्यों, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। सही बोल रहा हूं ना। इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है मुझे, 1 + 1 = 2। इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है, यहाँ 1 की पावर, यहाँ 1/2 की पावर, तो 1 + 1/2 यानी 3/2 दिख रहा है। और इसका ऑर्डर मुझे कितना दिख रहा है, 0। ऐसे कैसे पॉसिबल है यार, सब तो एक जैसी रिएक्शन है, सिर्फ हेलोजन ही तो चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सुनो बालक, ये होता है एक्सपेरिमेंट से, ये मुझे याद थी इसलिए मैंने लिख दिया आपके सामने, ठीक है ना। अब आप कहोगे हमें कैसे पता पड़ेगा, अरे पढ़ा रहे ना, ठीक, पढ़ाएंगे तो पता पड़ जाएगा, है ना। बड़े बड़े गधों को सिखा दिया, आप लोग तो छोटे हो अभी, ठीक है ना, तो आप लोग भी सीख जाओगे। तो ये एक इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका 3/2 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। तो मैं ऑर्डर के आपको डिटेल बताऊं इसके पहले मैं एक एग्जांपल से सिखाने की कोशिश करता हूं कि ये आता कैसे है, ठीक है ना। एक बार सीख जाओगे कि ये पावर आती कैसे हैं तो फिर दोबारा पूछना नहीं कि कहां से आ गया। फिर जो मैं एग्जांपल बताऊं उसका ऑर्डर चुपचाप लिखते जाना और याद करते चले जाना, समझ रहे बात को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गड़बड़ चीजें आएंगी कि दिखेगा कुछ और होगा कुछ, ठीक है ना। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं और आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली ये पावर्स आते कैसे हैं, यानी ऑर्डर का हम पता कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम ऑर्डर के डिटेल देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है और आगे ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हमें करना है, क्योंकि जब मेथड्स पढ़ेंगे हम टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसमें एक मेथड में आपको ये वाली भी सिखाऊंगा, इनिशियल रेट मेथड हम इसे कहेंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं, ठीक। उसकी एक सबसे सिंपल वैरायटी से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऑर्डर फाइंड कैसे किया जाता है। जो अभी पावर आ रही थी अजीब अजीब सी, कभी 1 की आ गई, फिर 1 और 1/2 की आ गई, फिर 0 की आ गई, ये पावर आती कैसे है। तो ये पावर आती है एक्सपेरिमेंट से। वो एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे एक इक्वेशन है, इसमें ए और बी को रिएक्ट कराया गया है और उससे सी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर जो इक्वेशन है उसमें ए के सामने तो 2 से मल्टीप्लाई दिख रहा है और बी के सामने कितने से मल्टीप्लाई दिख रहा है मुझे, 3 से, ठीक। तो मैं क्या इसी की पावर लगा दूं, नहीं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई दिख रहा है यदि उसी की पावर लगा दोगे तो वो बन जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। ध्यान से सुना करें, जिस नंबर से मल्टीप्लाई दिख रहा है यदि उसी की पावर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन बन जाएगा, ठीक। जबकि मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन में रेट यानी माइनस dx/dt इज इक्वल टू क्या होता है, k, a टू दी पावर p ले लेता हूं, b टू दी पावर q ले लेता हूं, मान लीजिए, ठीक है, a टू दी पावर p और b टू दी पावर q। अब ध्यान से देखिए, मुझे 3 अलग अलग रेट दी हुई हैं और ध्यान से देखिए, मुझे 3 अलग अलग रेट दी हुई हैं और उन 3 अलग अलग रेट पे मुझे 3 अलग अलग कंसंट्रेशन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट रेट मुझे दी हुई है 2.4 × 10⁻⁴ और उस समय ए का कंसंट्रेशन है 0.02 टू दी पावर p और बी का है 0.01 टू दी पावर q।
सेकेंड रेट मुझे दिया हुआ है 2.16 इंटू 10⁻³ उसके ए का कंसंट्रेशन है 0.02, पी का पावर लगा दीजिए, बी का कंसंट्रेशन है 0.03, क्यू का पावर लगा दीजिए। थर्ड रेट मुझे दिया हुआ है 4.32 इंटू 10⁻³ के ए है 0.04 और बी है 0.03। समझ में आया? तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन था इतना बड़ा, न्यूमेरिकल्स 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं 12th क्लास में, और कॉम्पिटेटिव में तो बहुत पूछते हैं, ठीक है ना। बार बार कॉम्पिटेटिव का नाम नहीं लेना चाह रहा, आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना हो जिसमें केमिस्ट्री आती हो और केमिकल काइनेटिक्स यूनिट आती हो, उनमें ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है? इनको सॉल्व करने का तरीका रहता है कि आप रेट लॉ इक्वेशन लिखिए। जैसे ये रेट लॉ इक्वेशन आपने लिख दी, -dx/dt इज इक्वल टू k a⁻p एंड b⁻q। ठीक, यही p और q मुझे डिटरमाइन करना है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर तो यही है, a का ऑर्डर कितना है p, b का ऑर्डर कितना है q, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है p प्लस q। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को सेट करता हूं। फर्स्ट रेट दी हुई है, उस पे ए और बी के कंसंट्रेशन दिए हुए हैं, लिख दिए मैंने। सेकेंड रेट पे दिए हुए हैं, थर्ड रेट पे दिए हुए हैं, तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अब क्या किया जाएगा, ध्यान से देखिए, मुझे P और Q डिटरमाइन करना है P और Q। ठीक, तो मान लीजिए मैं इक्वेशन कहां करें, चलिए इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके या बैक करके वापस से लिख लीजिएगा। तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो 2.16 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.4 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू k 0.02 टू दी पावर p 0.03 टू दी पावर q डिवाइडेड बाय 0.02 टू दी पावर p एंड 0.01 टू दी पावर q। ठीक, ये कैंसिल है ना, ये कितना होने वाला है 2.4 और 2.16 है ना, यानी 216 डिवाइडेड बाय 24। 216 डिवाइडेड बाय 24 यदि अपन करेंगे तो मुझे लगता है लगभग ये 8 टाइम्स जाना चाहिए। ठीक है ना, कितना जाएगा 8 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 9 टाइम्स आएगा, सॉरी है ना, 9 टाइम्स आएगा, और ये कितना आ गया 3 टू दी पावर q। क्लियर? अब बेस सेम कर दें तो पावर भी सेम हो जाएगी। मैथ्स वाले ध्यान से देखना, बायो वालों को तो आती है ये वाली बात, ठीक है ना। तो यहां पर 9 है और यहां पर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर q। ठीक, तो बोलो q इज इक्वल टू कितना आ गया 2, q इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे यहां पर 2। कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आई कैसे सॉल्व करा हुआ है? चलिए अब p निकालने की कोशिश करिए, कैसे निकालेंगे, q तो निकल गया है, ठीक है ना। चलिए p निकालने की कोशिश करते हैं। तो p निकालने के लिए क्यों ना इक्वेशन थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दें, उससे ये सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहीं कर दें। चलो अब इसको हटा देते हैं। इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो 4.32 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.16 इंटू 10⁻³ और ये आ रहा है k 0.04 टू दी पावर p, 0.03 टू दी पावर q अपॉन 0.02 टू दी पावर p एंड 0.03 टू दी पावर q। ठीक, अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, q वाला है ना, q वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। ये क्या बच रहा है, यहां पे आ रहा है 2 इज इक्वल टू, ये भी क्या आ रहा है 2 टू दी पावर p।
क्लियर? अब बेस कैसे हैं? सेम। बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी? सेम। और पावर सेम हो जाएगी तो यहाँ पे 2 पे कुछ नहीं दिख रहा है, कितने की पावर है? 1। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो यदि हम इस पूरी रिएक्शन की बात करें तो देखिए जो इक्वेशन दी हुई थी उसमें कुछ और लिखा हुआ था, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट करे तब हमें पता पड़ा कि जो रिएक्टेंट A है उसके ऊपर कितने का पावर आ रहा है? 1। और जो रिएक्टेंट B है उस पर कितने का पावर आ रहा है? 2। ठीक, यानी A का ऑर्डर कितना निकला? 1, B का ऑर्डर कितना निकला? 2, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो 1 + 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। क्लियर? तो समझ में आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जाती है? तो ऐसे निकाली जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जब तक मैं सारे एग्जांपल्स ना समझा दूं, पूरी वैरायटी ना बता दूं मैं आपको, तब तक किसी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये कैसे आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर एंड स्यूडो ऑर्डर। इतनी सारी चीजें बताऊंगा और उसमें किसी में भी आपको इक्वेशन देख के पता नहीं पड़ेगा कि ये कैसे आ रहा है। वो सारे एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि बार बार आप साइंटिस्ट तो हो नहीं कि एक्सपेरिमेंट कर लो तुरंत वहीं बैठे बैठे कॉपी में और आंसर निकालो, है ना? तो वो एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ज्यादा एग्जांपल नहीं है, ठीक है ना? तो आप याद कर लेंगे उतना एग्जांपल, ठीक है? चलिए, ओ